चलिए, तो हम लोग आज को पढ़ने जा रहे हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इस पर एक हम लोग प्रॉब्लम लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है, ओके, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, ठीक। और अब आप ये बताइए कि यहाँ पर आपको ये तो समझ में आता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इफ़ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, देन यू नो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा। परफेक्ट बात है, बहुत बढ़िया। और किस डायरेक्शन में होगा तो आपको समझ में आ चुका है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा इनवर्ड्स तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश होगी, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में करंट आना चाहेगा। अब हमें पता है J बराबर सिग्मा ई से कि जिधर नेट ई है उधर ही J होगा, तो इसका मतलब इस तरफ ही नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है, ठीक, ओके। अब हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है कि सेंटर से यहाँ पर अगर हम लोग कुछ डिस्टेंस आ जाए, d डिस्टेंस दूर, तो यहाँ पर अगर मैं एक रॉड को रख दूँ, ओके, अगर मैं एक रॉड को रख दूँ, कंडक्टिंग रॉड होना चाहिए, तो इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस इज़ d, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है l, ओके। ये है आपका सिलेंड्रिकल रीजन, ठीक है, सिलेंड्रिकल रीजन जिसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है। परफेक्ट। तो यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A and B, okay, we have to find out potential difference of A and B, which means VA minus VB. You have to find out VA minus VB, okay. तो आप स्क्रीन को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं, ओके। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो मैंने मिसकंसेप्शन देखा है स्टूडेंट्स में, मेन जो फोकस मेरा होता है कि बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर आइडियाज़ में प्रॉब्लम होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड एंड कंजर्वेटिव फील्ड। और सबसे पहला बात, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस तो होगा, लेकिन वो हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ओनली नॉन कंजर्वेटिव। तो सर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पूछ सकते हैं, ये भी एक हमारा सवाल होता है, ठीक है। दिस इज़ अ कंडक्टिंग रॉड, ओके। तो ये जो सवाल है ये सवाल हॉन्ट करता है बच्चे को, ठीक है। अब ये क्या है, रीज़न क्या है जो मैंने क्यों पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। बच्चे पूछते हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफाइन ही नहीं होता है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ जिन्हें ये टॉपिक एकदम समझ में आता है। टॉपिक एकदम समझ में आता है तो बहुत अच्छा बात है, वेल एंड गुड। लेकिन कुछ बच्चों को मैंने देखा है और अच्छे बच्चों को देखा है स्ट्रगल करते हुए बहुत ज़्यादा। तो बच्चे स्ट्रगल करते हैं कि सर कंडक्टिंग रॉड है, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस आप बोलते हो कि कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होता है, तो यहाँ पर तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कैसे। तो बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मेन है यहाँ पर फैक्ट कि यहाँ पर कंडक्टिंग रॉड है, इसकी वजह से ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर ये कंडक्टिंग रॉड नहीं होता तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता था, ठीक। मैं ट्राई करता हूँ इसको डिकोड करने का कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला बात, सिर्फ अगर मैं रॉड को देखूं, ठीक है, देखिए ध्यान से कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली, तो यहाँ पर आप बोलोगे इस तरफ होगा सर। आप बोलोगे सर इधर क्यों होगा, तो आप सोचिए यार कि इधर नहीं होगा तो किधर होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो यहाँ पर इस तरफ होगा, यहाँ पर इस तरफ होगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये तो हमें समझ में आता ही है। अब थोड़ा सा याद कीजिए यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अगर मैं कंडक्टर दूं तो ई नेट इनसाइड अ कंडक्टर कितना होगा, ज़ीरो। सही है कि नहीं है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए कंडक्टर के अंदर, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर, तो वो ज़ीरो होना चाहिए। सही बात है। तो ये भी तो आपको पूछना पड़ेगा खुद से कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही नहीं सकता था, है ना। चलिए तो इस पर और बात करते हैं।
तो इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब सिंपल है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस रॉड का अगर बात करूं, देखिए ध्यान से, इस रॉड का अगर बात किया जाए तो इस रॉड के अंदर एक्चुअल में कुछ बहुत मज़ेदार की चीज़ होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल रहे हो ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल रहे हो, यहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो, ये तो नॉन कंजर्वेटिव है, मैंने मान भी लिया, ठीक। दिस इज़ ई स्टार बेसिकली, ठीक। लेकिन अगर मैं इस पार्ट को ही जूम करूँ, मान लीजिए इस पार्ट को ही थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करने की कोशिश करूँ, तो आप देख पाएंगे कि ये जो रॉड का जो पार्ट है ऐसे, और जहाँ पर आप बोल रहे हो कि सर यहाँ पे ई स्टार है, इस जगह पे ई स्टार है, इस जगह पे ई स्टार है, ठीक है। तो बेटा इस फील्ड को पता है, जो कंजर्वेटिव फील्ड है ना वो ज़ीरो कर देगा, ई कंजर्वेटिव फील्ड, ई कंजर्वेटिव फील्ड। आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया? अब देखो, क्योंकि कंडक्टर है तो आपको पता है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सब पे फोर्स लगेगा, उन सब पे फोर्स लगेगा, उन सब पे फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ पुश हो जाएंगे। सही है कि नहीं है? तो फोर्स लगेगा ऑन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, ठीक। और इसकी वजह से क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पुश हुए तो जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो नेगेटिव हो जाएगा और राइट साइड का जो हिस्सा है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? हाँ एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख भी सकते हो कि इस तरफ जा रहा है, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब इस तरफ ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह से चार्ज होंगे कि नेट फील्ड विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इस दो एंड में कौन ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ये वाला साइड लो पोटेंशियल पर है। इसका मतलब अगर आपको पूछा गया वी ए माइनस वी बी, तो ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर तो आएगा नेगेटिव गारंटी के साथ, क्योंकि वी ए जो है वो एक लो पोटेंशियल है और वी बी एक हाई पोटेंशियल है। क्या इतना बात क्लियर है? परफेक्ट। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंजर्वेटिव फील्ड्स दिख रहे हैं ना आपको बेटा, ये इसका जो कॉज है वो स्टैटिक चार्ज है और इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन हो सकता है। लेकिन ये जो ई स्टार दिख रहा है, इसका कॉज एक नॉन कूलम्बिक एजेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका शुरुआत अंत कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्लोज लूप तैयार कर रहा है। इसका मतलब देयर इज़ नो चांस कि इसके लिए मैं पोटेंशियल डिफाइन कर पाऊँ। हाँ, इसके लिए ईएमएफ डिफाइन कर पाऊँगा लेकिन पोटेंशियल नहीं कर पाऊँगा। परफेक्ट, बढ़िया। तो अब इसका मतलब पता है आपको क्या पूछा सकता था? आपको ये पूछा सकता था कि फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, या आपको पूछा सकता था कि फाइंड आउट ईएमएफ विच इज़ ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी, और ये ई स्टार डॉट डी एल है, ठीक है। ये पूछा सकता था और ये यहाँ से यहाँ तक का ईएमएफ हो जाएगा कि ए से बी तक में कितना ईएमएफ होगा। और यहाँ पर आप सोचो कि अगर ई स्टार और ई सी हर जगह सेम है, क्योंकि यहाँ पर जो नेट फील्ड है वो कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ई स्टार डॉट डी एल और ई डॉट डी एल दोनों सेम आना चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज। सही है कि नहीं है? लेकिन ए टू बी जो आएगा वो यहाँ पर बी टू ए आएगा। तो ई स्टार डॉट डी एल इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई डॉट डी एल। और आपको पता भी है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर अगर कोई बैटरी बन रहा है, अब सोचो कोई भी बैटरी इस तरह से अगर ये बन रहा है, तो ये बैटरी का जो भी ईएमएफ होगा, ये बैटरी का जो भी ईएमएफ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। सही है कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इस तरह से होगा, अगर ये रॉड है तो ये वाला हायर पोटेंशियल होगा और ये वाला लोअर पोटेंशियल होगा। क्या आप समझ पाए? ठीक, ये एक सेल बन जाएगा। परफेक्ट। तो डेल्टा वी इज ईएमएफ दिस टाइम। ओके, अब आते हैं आगे। तो इसको सॉल्व कैसे करें, बाकी ये चीज़ बच्चों को आना चाहिए, बाकी वो सॉल्व करना समझते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं मैक्सिमम बच्चे। क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए, सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो मेथड 1 बाई इंटीग्रेशन, लेकिन ये इंटीग्रेशन नाम का ही है, कोई काम का नहीं है। देखिए, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कोई रॉड है, देखिए यहाँ पर कोई रॉड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हो गया सेंटर, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे चले गए और ये डिस्टेंस मान लीजिए हम लोग का हो गया x, ठीक, ये हो गया r और ये हो गया d। तो आपको ही पता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। सही है क्या? इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज ई स्टार। ओके, अब इधर अगर आप मूव करते हो तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये डी एक्स है, ठीक है, दिस इज डी एक्स। ओके, अब हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है क्योंकि हमें पता चल गया है कि दिस इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज एट हाई पोटेंशियल। बच्चों कई जगह पे ये डाउट भी आता है कि सर ये हाई पोटेंशियल नहीं है, सर ये वाला हाई पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो बच्चों को क्या लगता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है, बात तो सही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पाथ पे डिपेंड कब से करने लगा? अगर मैं इस पाथ से गया तो अलग पोटेंशियल, इस पाथ से गया तो अलग पोटेंशियल, ये कैसे हो सकता है ना? तो इस पर हमें सोचना चाहिए। ओके, तो ये नहीं होगा बेटा, ठीक है। अब देखिए लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल तो क्लियर है, हमें मैग्नीट्यूड पता करना है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर कि डेल्टा वी जो होगा, डेल्टा वी कई बच्चे यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं बेसिकली ईएमएफ का पार्ट लिख रहा हूँ कि डी ई जो होगा बेसिकली ईएमएफ में अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू दी पोटेंशियल वैल्यू ऑफ रे, है ना। तो डी ई क्या होगा? डी ई होगा ई स्टार डॉट डी एक्स। सही है क्या? अब दोनों साइड आप क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ईएमएफ क्या आ जाएगा? सोच के देखिए ईएमएफ आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई स्टार का जो वैल्यू होता है ना, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, r/2 dv/dt। तो दिस विल बी r/2 इंटू बी नॉट, है ना, dv/dt इज बी नॉट। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड था वो कितना था? b इक्वल्स टू बी नॉट टी। आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो दिस विल बी बी नॉट। ओके, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर अगर ये r/2 dv/dt है तो इसको मैंने पुट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया dx, ठीक। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा cos थीटा। अब देखिए ध्यान से थीटा क्या आएगा? अगर ये एंगल देखो आप, दिस विल बी थीटा, तो यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे cos थीटा। ओके, क्योंकि ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर होता है, तो ई डी एक्स कॉस थीटा, दिस विल बी ई, दिस विल बी डी एक्स, दिस इज कॉस थीटा। ओके, अब देखिए अगर ये थीटा है, ये 90 है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी थीटा। तो ये अगर आर है तो डी विल बिकम आर कॉस थीटा। तो अच्छा बात क्या है ना, यहाँ इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि दिस इज आर कॉस थीटा एंड इट विल बिकम डी। तो देखिए बी नॉट तो बाहर आ गया, बाई 2 भी बाहर आ गया और आर कॉस थीटा को मैं डी बार कर देता हूँ और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? डी एक्स। अब डी एक्स आप खुद बताइए क्या होगा? डी एक्स तो एक्स का लिमिट हो जाएगा -l/2 से +l/2। सही है कि नहीं है? -l/2 से +l/2 और आंसर कितना आ जाएगा? बी नॉट डी l/2, ठीक। तो बी नॉट बाई d/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका l। सही है ना? दिख रहा होगा, ये देखिए, इसको मैं फिर से बोल देता हूँ, बी नॉट d/2, इसका इंटीग्रेशन dx का x और ये आ जाएगा l/2 माइनस l/2। तो दिस इज हाफ बी नॉट l इंटू डी, ठीक। ओके, अब इसका मतलब समझ में आ गया कि दिस विल बी ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस 1/2 बी नॉट एल डी, लेकिन आवर आंसर विल बी वी ए माइनस वी बी विच इज माइनस बी नॉट एल डी बाई 2, ठीक, क्योंकि वी ए कम है और वी बी ज़्यादा है। परफेक्ट एग्जाम्पल है ना? क्लियर? बढ़िया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा का एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पर यही सिलेंड्रिकल रीजन है और आपको पता है सवाल क्या पूछा? सवाल आपको पूछा गया है कि ये जो ए टू बी है, दिस ए टू बी इज अ स्पेस पॉइंट। ओके, दिस ए टू बी इज अ स्पेस पॉइंट। ओके, और ये डिस्टेंस आपको क्या दिया गया है? d, और ये डिस्टेंस दिया गया है l। नाउ देर इज नो कंडक्टर, नाउ यू कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर मैं डिफाइन भी नहीं कर सकता हूँ। रीज़न क्या है कि देर इज़ नो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो स्टैटिक चार्ज का यहाँ पर कोई योगदान आएगा ही नहीं क्योंकि स्पेस पॉइंट्स हो गए। तो हियर ओनली यू कैन कैलकुलेट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई स्टार डॉट डी एल। ओके, एंड दिस विल बी ऑल्सो हाफ बी नॉट एल डी। सही है, ये समझ में आया बट बस इतना चीज़ समझना है। आइए अब आते हैं मेथड 2 पे। तो ये पहला सवाल और दूसरा सवाल ऐसे रिलेट किया सकता है, तो इसीलिए कंडक्टिंग रॉड जब दे थोड़ा सा क्या रहना है, केयरफुल रहना है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मेथड 2। तो मेथड 2 क्या है? मेथड 2 इज कि अगर ये कंडक्टिंग रॉड या ये पॉइंट के बीच में
आप EMF वगैरह कोई भी कैलकुलेशन दे दे तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि ये तो हो गया D और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हो गया L, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रेडियल लाइंस इस तरह से जोड़ देना है, हमेशा ट्राई करना है कि रेडियल लाइंस जोड़ देना है, ओके। तो दिस इज A एंड दिस इज B, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे समझना है कि क्योंकि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो सर्कुलर लूप यहाँ पर बनना शुरू कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर लूप बनाना शुरू कर देंगे, सही है, इस तरह से। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, अब आप समझिए, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो अब आप देखना ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा आपको, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिलेगा। क्या कि फैराडे ने क्या बोला था, फैराडे ने बोला था कि अगर आपको कोई लूप दिख जाए, जैसे मुझे एक लूप दिख रहा है OAB, है ना। अब अगर मुझे ये लूप दिख जाए तो बेटा एक चीज़ समझो कि इस लूप के लिए फैराडे ने क्या बोला है, इस लूप के लिए फैराडे ने बोला है कि इस लूप में एक EMF आ जाएगा, है ना। देखो फैराडे को ये नहीं पता है कि बैटरी कहाँ है, फैराडे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, फैराडे को बस इतना पता है कि बैटरी का वैल्यू कितना है। तो इस लूप के अंदर जो EMF होगा दैट विल बी d∅dt, सही है क्या। और d∅dt क्या होगा, दैट इज फ्लक्स क्या होता है, बेस मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो d/dt ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो एरिया तो बाहर आ जाएगा एंड दैट विल बी dV/dt, dV/dt इज B0, है ना। तो यह आ जाएगा B0 इंटू A। अब आप खुद बताओ कि इसके अंदर का जो EMF है वो तो आ गया, इसके अंदर का जो EMF है वो कितना आ गया, दैट इज B0 इंटू हाफ इंटू L इंटू D, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला लेंथ है D और ये वाला लेंथ है L। आप बोलोगे सर आंसर आ गया, लेकिन भाई एक चीज़ समझो, ये EMF लूप का है, EMF किसका है, लूप का। तो आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब लूप का EMF और इसका EMF सेम है, एग्जैक्टली सेम है। रीज़न क्या है कि अब आप देखिए, EMF जो फैराडे ने बोला था वो तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ E.dl, यहाँ पे ध्यान रखना है E∗.dl क्लोज्ड, है ना, क्योंकि वो क्लोज लूप का बात करता है, किसका बात करता है, क्लोज लूप का, क्योंकि उसको बैटरी का आइडिया ही नहीं है कि बैटरी कहाँ होगा नहीं होगा, वो बस बोल देता है कि देखो भाई लूप में अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सही है। एंड दैट इज हाफ ऑफ B0 LD, ठीक, ये तो सही है। लेकिन भाई साहब ये कैसे प्रूफ होगा कि A to B का भी आंसर यही है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे सोचना पड़ेगा कि सर्कुलर लूप को मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि दिस इज E∗vector.dl फ्रॉम O to A प्लस इंटीग्रेशन A to B, है ना, प्लस इंटीग्रेशन B to O E∗.dl, है ना। एक चीज़ समझिए, अब देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि O to A और A to A और O to B ये जो सीन है, अब आप खुद बताइए, यहाँ पर ये E है ना, ये वाला E है, ये वाला E है और ये DL है, ये DL है, ये DL है, ये E है, ये DL है, ये E है, सॉरी DL इस तरफ होगा, DL इस तरफ होगा, E इधर होगा, DL इस तरफ होगा, E इधर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू DL वेक्टर, यहाँ पे E वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू DL वेक्टर। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको दिस इज 0, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दिस इज ऑल्सो 0। इट मीन्स A to B E∗.dl विल बी हाफ ऑफ B0 LD, है ना। क्या ये बात समझ में आया। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से, बेसिकली कंसेप्ट तो फैराडे ने नहीं लाया था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो है वो मेनली मैक्सवेल की वजह से आ गया था। तो अब आप देखिए कि मैक्सवेल ने इनफैक्ट ये भी बता दिया कि बैटरी है कहाँ, बैटरी इस रॉड में है। हाँ बैटरी, अब ये ध्यान रखना है कि इस रॉड में कहाँ पे, तो इस रॉड में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रॉड में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये चीज़ तो समझ में आ गया कि इस पूरे लूप में जो बैटरी है वो बेसिकली यहाँ है, क्लियर है, इस रॉड के अंदर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, क्लियर, बात समझ में आया। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, और धीरे धीरे हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में और भी बढ़िया करते चले जाएंगे।